So the lectures are going on the effect of heat of the sun and the different responses due to it. इससे पहले हमने देखा सन के एक्सपोजर में आने में, धूप के एक्सपोजर में आने में किस किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम हो और उनकी रेमेडी का सिलेक्शन किस तरीके से हो, इस बारे में हमने अभी इससे पहले 2 लेक्चर में 2 रेमेडीज़ के बारे में बात करी, 2 वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़। आज भी हम एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंडिकेट होने वाली रेमेडी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करते हुए मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस पहले सुनाऊंगा, उसके बारे में फिर अपन बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक जगह है अमरावती, सुना होगा आपने। अमरावती में एक डॉक्टर साहब है, अराउंड 65 या 65 के ऊपर उनकी उम्र होगी, रिटायर्ड हैं। डॉक्टर हैं भी कि नहीं, होम्योपैथी लवर थे, प्रैक्टिस करने लगे अपने वीडियोस देख के और वैसे भी स्टडीज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। मुझसे जुड़े हुए हैं वो करीब 3-1 साल से। मैंने कभी उनको देखा नहीं है, सिर्फ आज तक सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई है। वो फ़ोन लगाते थे, उनकी क्यों फ़ोन लगाते थे, जब वो अपने लेक्चर्स देखना चालू किए और उससे उनको बहुत अच्छे और स्ट्राइकिंग रिजल्ट्स मिले, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले होम्योपैथ्स में वो उत्साह नहीं मिलता, छोटे बच्चों जैसा उत्साह कि कोई भी क्योर हुआ उनके हाथ से, और वो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे एक्साइटेड होकर सिर्फ ये बताने के लिए कि एक ऐसा पेशेंट आया था और उसको मैंने ऐसे ये दवा दी और उसको कहीं से आराम नहीं मिल रहा था और उसको मेरे पास से ऐसे आराम मिल गया। और ऐसे ही छोटे बच्चों जैसा उत्साह चाहिए किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए। तो वो इसी तरीके से मुझे जब भी ऐसा कोई बढ़िया केस उनसे क्योर होता है तो मुझे कॉल करते हैं और मैं बड़ी रेस्पेक्ट से सुनता हूँ। इसलिए सुनता हूँ बिकॉज नॉलेज किसी की बपोती नहीं होती है। नॉलेज के बारे में क्या कहा गया है, ईच एंड एवरी नॉलेज इज फ्रॉम गॉड। ठीक, सबका हक होता है उस पर, जो ध्यान देगा, जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, जो उस दिशा में मेहनत करेगा, उसको उसका अजर मिलेगा। जैसे कि अभी जयंती गई 14 तारीख को, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी ऑफ अवर इंडिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता। क्या कहते हैं वो, उनका एक कोट है कि एजुकेशन जो है शेरनी के उस दूध के समान है कि जो पी लेगा वही दहाड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, एजुकेशन, शिक्षा शेरनी के उस दूध की समान है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और ऐसा है भी, नॉलेज इज पावर। और नॉलेज कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मैं बड़ा रेस्पेक्टफुली सुनता हूं, इस हिसाब से कि जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता, अनप्रिज्यूड्ड इज माइंड।
सुनता हूँ ध्यान से उनको, किसी को भी कहीं से भी हमको सीखने को मिल सकता है, नॉलेज कहीं से भी आ सकता है। ठीक, बस ईगो नहीं पालना और कभी ये नहीं सोचना कि आ गया हमको। जैसे आदमी सोचता आ गया हमको, उसी वक्त उसके दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर वो रुके हुए पानी के समान हो जाता है, और रुका हुआ पानी जो है सड़ता है, बहता हुआ पानी फ्रेश होता है। ठीक, तो बहते हुए पानी के जैसे रहो, नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है। तो उनका फोन आया अभी 3-4-5 दिन पहले मुझे, बड़ा वैसी छोटे बच्चों जैसे एक्साइटेड, बोले सर, मैंने जी बताइए। बोले मैं एक होम्योपैथिक एमडी डॉक्टर के पास गया था, वो डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस करता, होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं करता, उनने बताया। उनके जब गया तो उनका जो अस्पताल जैसा था, क्लिनिक कम अस्पताल जैसा, वो उस एमडी होम्योपैथ का, चूंकि एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था, उसके यहाँ बोले एक लड़की को लिटा के रखा हुआ था और बुखार में थी, पेट बहुत दुख रहा था उसका, बुखार में थी, सेलाइन चढ़ा हुआ था उसको। कहते हैं मैंने उससे पूछा, लड़की से, वो बुजुर्ग डॉक्टर साहब है, मैंने उससे पूछा लड़की को क्या हुआ था बेटा, ऐसी पूछ लिया। बोले कुछ नहीं, धूप में कहीं मार्केटिंग वगैरह करने गई थी या धूप में निकली थी, सन एक्सपोजर था। मुझसे कहते हैं कि एंटीम क्रूड 30 का एक डोज दिया, बोले वो आधे घंटे में ठीक हो गई। बोले सेफ्टी सेक में उनको 2 डोज और दे के आया, बोले 1-1 घंटे से खिला देना। और बोले मैंने उनसे पूछा भी कि आप होम्योपैथी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, बोले सालों से हम एलोपैथी ही कर रहे हैं, हमको तो आती भी नहीं। खैर वो अपना मैटर नहीं है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कुरान में ईश्वर इंसान से बोलते हैं कि कोई किसी के राई के दाने के बराबर भी बोझ नहीं उठाता है। जो कुछ भी तुम हो, जो कुछ भी तुम्हारे आसपास है, जो कुछ भी तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही हाथ ने भेजा है। वही श्री कृष्ण गीता में जिसको कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। तो हमको ये क्यों बताई जा रही बात कि आप स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित हो जाएं। स्वस्थ शब्द निकला, स्वयं में स्थित हो जाएं। जब आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं, स्वयं में स्थित आदमी मतलब उसको किसी से मतलब नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है, उसको पूरी तरीके से इस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब इंसान इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जिधर भी हमारी चेतना कॉन्सेंट्रेट होती है, हमारी एनर्जी उधर ही फ्लो करती है। तो जब आप पूरा ये देखते हो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वो कर रहा है, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। पूरी फ्लो हो रही है आपकी एनर्जी मैक्सिमम बाहर, जो कि आपके ऊपर खर्च होनी चाहिए। और नियम के हिसाब से वो कुछ भी कर रहा है, उसका इफेक्ट आप पे नहीं पड़ने वाला। कोई किसी के राई के दाने के बराबर भी बोझ नहीं उठाता है। ये नियम ईश्वर का बनाया हुआ है। आपकी जिंदगी में जो भी चीज अफेक्टेड होंगी, आपके ही करने से होंगी। सो ऑलवेज पूरी तरीके से सिर्फ इस चीज पे जब आप फोकस होना सीख लेंगे कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, कोई कुछ भी कर रहा हो, तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। फिर आपकी पूरी एनर्जी आपके ऊपर खर्च होती है। जब आपकी पूरी एनर्जी आपके ऊपर खर्च होती है, तो आपके जो हिडन पोटेंशियल्स हैं,
आपको जो एक ख़ास चीज़, ऊपर वाला हर इंसान को उसकी एक इंडिविजुअल ख़ास चीज़ देता है। आप इतने सारे अपने हो और वो चीज़, वो इंडिविजुअल ख़ास चीज़ निकल के आती है। आप देख लो, अपने फील्ड में ही देख लो, आप हैनीमैन के केसेस प्रैक्टिसेस देखो, आपको लगेगा बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं। आप डॉक्टर केंट को देखो कि उनकी प्रैक्टिसेस और उनके केसेस को देखो, उनकी स्टडीज़ को देखो, आपको लगेगा बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं। आप डॉक्टर हेरिंग को देखो, डॉक्टर बोरिक को देखो, डॉक्टर क्लार्क को देखो, डॉक्टर CM बोगर को देखो, आप अलग अलग देखो, आपको लगेगा कि वही, लेकिन सबका अपना अपना एसेंस, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी उसमें मिली हुई है। बात समझ में? इसी चीज को रिलीजन के लेवल पे कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी का एक बहुत बड़ा बड़ा प्यारा दुआ है, मुझे बहुत पसंद है। कबीरदास जी नियम बताते हुए कहते हैं, मूर्खों को नियम बताते हुए कहते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम। देखो एग्जाम्पल क्या देते हैं, मैदा एक पकवान बहुत, बैठ कबीरा जी। हमको तो खाने से मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं है कि उसी मैदे से समोसा भी बन रहा है, उसी मैदे से एक आध कोई नाम बताओ। हाँ, भटूरे भी बन रहे हैं। अब भटूरा समोसे से लड़ रहा है कि मैं ही अच्छा हूं, बने दोनों मैदे से, है ना। सो ट्राई टू ओपन योर आइज। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये केस उन्होंने मुझे बताया। सी, इसे क्या समझ में आया? जब हम बीट द हीट ऑफ जो लेक्चर है उसमें पढ़ रहे थे कि जैसी गर्मी बढ़ती है, न्यूज़पेपर में आना शुरू होता है कि उल्टी, दस्त और डायस के मरीज बढ़े। एंटीम क्रूड का इफेक्ट जो है ना स्टोमक। लेकिन अभी अपन गर्म मौसम के प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन धूप के प्रभाव की बात कर रहे हैं। उसके बारे में तो अपन बात कर चुके। तो अगर कोई आपके पास आता है इस तरीके से कि धूप के एक्सपोजर में गए थे, बुखार हो गया, फीवर, सन एक्सपोजर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक तो बड़ी बुरी स्थिति होती है। बुखार हो गया, लोग बाग बोल भी सकते हैं कि सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, बुखार हो गया। उनने तो यही देखा, वो जो बुजुर्ग डॉक्टर साहब, उनने यही देखा, सन एक्सपोजर, फीवर, पेट दर्द। मतलब कि पेट दर्द मतलब माइल्ड गैस्ट्राइटिस होगा, जो भी होगा। और फीवर किस लिए आया? पेट दर्द के साथ फीवर आया, गैस्ट्राइटिस। गला दर्द के साथ फीवर आया, फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। सर दर्द के साथ फीवर आया, मेनिंजाइटिस। जोड़ के दर्द के साथ फीवर आया, आर्थराइटिस। इन्फ्लामेशन हुआ तभी तो फीवर आया। फीवर इज अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हुआ होगा, और जहां पे दर्द हो रहा वहीं का इन्फ्लामेशन हुआ होगा। इन्फ्लामेशन पेट का हुआ, फीवर आ गया। इस तरीके से देखो, एकदम तार तार होके क्लैरिटी आपको आने लग जानी चाहिए, है ना। उनने इस चीज को देख लिया, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करते हैं होम्योपैथी से, बहुत मोहब्बत करते हैं। और प्रकृति, एक मैंने रिलीजियस बुक में पढ़ा था कि प्रकृति जो है एक स्त्री के समान होती है, और स्त्री अपने रहस्य सिर्फ उसके सामने खोलती है जो उससे बहुत गहरे प्रेम में होता है। जबरदस्ती नहीं, जोर से नहीं, आक्रमण से नहीं, गहरे प्रेम से।
और उनका उत्साह देख के और जो उनकी बातें देख के, वो जो बुजुर्ग डॉक्टर साहब हैं, मुझे यही लगता है कि वो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं होम्योपैथी से। तो वो अपने रहस्य खोलती है उनके सामने। और ये एक केमिस्ट्री है लाइफ में। ईश्वर भी अपने रहस्य उन्हीं के सामने खोलते हैं जो उनके प्रेम में डूब जाते हैं। आप देख लो उठा के जितने भी हैं, मीरा से लेके, कबीर से लेके, नानक से लेके, जिसको भी देख लो आप, तो वो वैसी प्रेम उनके अंदर देखने को मिलता है, वैसी लव होम्योपैथी के प्रति देखने को मिलता है। तो वैसी मोहब्बत डेवलप करने की कोशिश कीजिए ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए, रहस्य खुले। तो मैंने कहा, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फीवर इस तरीके से क्लैरिटी से देखना सीखना। लेकिन बुखार, सन एक्सपोजर। लेकिन एक और बहुत खास चीज आपको देखने को मिलेगी यहां पे डिफरेंशिएशन करने को, खाली धूप का एक्सपोजर नहीं। अगर ये हिस्ट्री हो कि धूप में थोड़ा सा काम कर लिया, धूप में मेहनत कर ली और प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को लेके आए, बुखार चढ़ा हुआ है उसको, बच्चा है 14 साल का, 15 साल का, स्कूल बॉय है, बुखार चढ़ा हुआ है उसको। क्या हुआ? तो और गर्मी तो काफी दिन से पड़ रही है, धूप आज ही थोड़ी ना लगी होगी इसको। क्या हुआ? बोले कल इनका स्पोर्ट्स डे था और धूप में इनने क्रिकेट खेल ली और धूप में इनने फुटबॉल खेल ली। मतलब कोई मेहनत वाला काम कर लिया। एक व्यक्ति आया, उसके यहां कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था, ठीक है ना, उसको जल्दी करवाना था, तो मजदूरों के साथ खड़े होके ये वो भी सामान इधर उठा के रखना, इधर उठा के रखना, और धूप थी। तो एक्सर्शन धूप में कोई भी मेहनत वाला काम कर लेना। जैसे अभी बच्चों का एग्जाम्पल दिया, किसी बड़े का एग्जाम्पल दिया, धूप में साइकिल चलाई थी। धूप में तो रोज जाता हूं, कुछ नहीं होता, लेकिन कल साइकिल से गया था और धूप तेज थी। तो साइकिल चलाना मेहनत का काम होता है। पैदल चला था, खूब पैदल चला था, 2-4 वो भी मेहनत का काम हो गया। वैसे तो डेली जाना होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन कल पैदल बहुत चला था, 4-5 किलोमीटर चलना हो गया था। सो एक्सर्शन, धूप में एक्सर्शन, एंटीम क्रूड सिंगल रेमेडी है फर्स्ट ग्रेड में। आप सिंथेसिस रिपर्टरी में खोले सिंथेसिस रिपर्टरी में, सर मत हिलाया करो, भले देखा करो, देख चुके हो 10 बार, लेकिन जितनी बार बोलूं उतनी बार देखा करो, क्योंकि दिमाग में चीजें सिर्फ रिपीटेड एक्सपोजर से बैठती हैं। सन देखो, सिंथेसिस रिपर्टरी में जनरलिटीज के अंदर सन एक्सर्शन इन फर्स्ट ग्रेड एंटीम क्रूड सिंगल रेमेडी। ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। ठीक, एक इस फैक्टर को याद रखना, ओवर एक्सर्शन इन सन, इल इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सर्शन इन सन, एंटीम क्रूड इज रेमेडी। कल मार्केट गए थे, 2-3-4 घंटे तक मार्केट में घूमते रहे, धूप बहुत थी और साथ में बैग वगैरह सब हाथ में लिए हुए थे। एक्सर्शन वाला फैक्टर मिले धूप में, वो आपको बारीकी, कोई आके थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने धूप पे एक्सर्शन करके आ रहा हूं। डायरेक्ट कोई नहीं बोलता है।
तो समझ जाना कि एंटिम क्रूड इज द रेमेडी। दूसरा इफेक्ट सन एक्सपोजर का जो पड़ता है इसमें, है ना, बड़ी विचित्र। जिस तरीके से नक्सोमिका को, डल्कामारा को, हेपरसल्फ को, कैलकेरिया कार्प को, बेलाडोना को, आर्सेनिक को, इस तरह की रेमेडी को कोल्ड एक्सपोजर से खांसी होती है, एंटिम क्रूड के पेशेंट को सन एक्सपोजर और वार्म वेदर से खांसी होती है। वार्म रूम, सन एक्सपोजर, धूप में घूमे थे उसके बाद से खांसी हो गई। लेकिन क्रॉस जरूर करना, धूप में घूमते घूमते कुछ ठंडा पी लिया तो फिर एंटिम क्रूड नहीं है, फिर खांसी हुई तो फिर क्या है? यस, ब्रायोनिया इज द रेमेडी। क्रॉस जरूर करना, बहुत जल्दीबाजी मत करना अपना तीर चलाने में, क्योंकि एक बार तीर हाथ से छूट गया, कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। रिलैक्स। डॉक्टर पी शंकरन ने क्या कहा है? होम्योपैथ शुड हैव इमेंस पेशेंस। इमेंस, बहुत जबरदस्त पेशेंस, और ये आपको पे करेगा। कई बार होता है पेशेंट्स, तुम देखते हो बोल चुका है, सारी चीज़ें बता चुका है, कोई चीज़ नहीं निकल के आई है ऐसी कि जिसमें हम प्रिस्क्राइब करें, और चुपचाप बैठ के हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, और अचानक से पेशेंट कुछ ऐसा बोल देता है कि जिससे कि हाँ डॉक्टर साहब एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ये भी होता है, वो भी होता है। शुरू के प्रैक्टिस में हम जल्दीबाजियों का बहुत खामियाजा भुगत चुके, और वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। नेवर स्टॉप ऑन फेलियर्स तो अनिवार्य हैं, जिंदगी भर लगे रहेंगे। नोबडी इज परफेक्ट। खुदा के सिवा, ईश्वर के सिवा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता। ये मैं देख चुका हूँ। इसका मैं कितना भी बड़ा होम्योपैथ हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा किसी फील्ड का हो, 100% का दावा कोई नहीं कर सकता। समझ में आ गई है? इस चीज को ध्यान में रखना। बस ये है, आपका डिवोशन अच्छा रहेगा, आपके ऐसी संगत अच्छी रहेगी, तो इतना होगा कि आपके सक्सेस का दायरा बहुत बड़ा रहेगा, फेलियर्स का कम रहेगा। बट फेलियर्स हमेशा रहेंगे, ये लिख के रख लो, गांठ बांध लो, लेकिन वो सिखाएंगे आपको। अगली बार आप उस चीज में कम से कम फेल नहीं होगे अगर उसको सही तरीके से देखोगे। ये इसलिए बता रहा हूं कि निराश नहीं होना कभी भी, वो अनिवार्य है, वो हो के ही रहेगा, वो डेवलपमेंट की डिमांड है। नहीं होता, आप फेल हो जाते हो, फिर आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आत्मचिंतन करते हो, फिर समझ कि क्यों, कैसा, फिर उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, फिर कुछ टेक्स्ट में जाते हो, सीनियर से पूछते हो। अभी तुम अपना केस लगे हुए थे, तुम उसमें नहीं हो पा रहा था, तुमने सोचा कैसे करें, क्या करें, पूछा तुमने, और देखो रिजल्ट मिल गया। अब आप फिर यार नहीं हुआ और फेलियर से पीछे हट जाते, कुछ नहीं हो सकता। परसीवरेंस इज द की। सक्सेस के लिए की क्या है? परसीवरेंस। उतार आ रहा हो, चढ़ाव आ रहा हो, सक्सेस मिल रही हो, फेलियर मिल रहा हो, फायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, टिके रहना। परसीवरेंस, साबित कदम, पीछे नहीं हटना। ये फॉर्मूला है PPP, पेशेंस, परसीवरेंस एंड प्रेयर। ये किसी भी चीज, कुरान में ईश्वर इंसानों से प्रॉमिस किया है कि 3 चीजें अगर आप अपने किसी भी चीज के साथ जोड़ देते हैं, किसी भी काम के साथ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे ऐसे कई पहचान के लोग हैं जो अपने काम बदलते रहे, कुछ दिन किए, कुछ साल किए, नहीं उसमें ज़्यादा पैसा है, उसमें ज़्यादा सक्सेस, इसको छोड़ के उसमें, वो आज तक सेटल नहीं हो पाए। और जो एक काम को पकड़ा और उसमें लगे रहे आज वो, क्योंकि एक टाइम आता है जब आप लगे रहते हैं, एक टाइम आता है कि उसके बाद फिर आप उस चीज़ के मास्टर हो जाते हैं, आपको सब समझ में आ जाता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या प्रोस हैं, क्या कौन से, उनसे कैसे सुलझना है, उसको कैसे सुलझाना है, सब चीज़ें फिर आपको पता चल जाती है।
ठीक। सो ये ध्यान रखना कि फेलियर्स अनिवार्य रूप से होते हैं, उससे कभी भी रुकना नहीं, बल्कि और दुगनी ताकत से प्रयास करना, और दुगनी ताकत से ढूंढने की कोशिश करना। ठीक। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक धूप के एक्सपोजर से या वार्मथ के एक्सपोजर से अगर किसी को खांसी हो जाए, धूप में गया था, धूप में घूमे थे, खांसी हो गई, और बच्चों को अगर वूपिंग कफ हो जाए, इन जनरल खांसी भी, ठीक है, रिपर्टरी निकालिए, सिंथेसिस रिपर्टरी में आप खोलिए चैप्टर कफ, कफ के अंदर देखिए सन एग्रावेशन, कितनी रेमेडी? 3 रेमेडी है। कौन कौन सी? कोका। ठीक है। अब फिर आपके इंडिविजुअलाइजेशन का जो आर्ट है उससे आप डिसाइड कर लेंगे कि इन 3 में से कौन सी देनी है। बट एंटीम इज वन ऑफ द रेमेडी, एंटीम टार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी। एंटीम टार्ट और एंटीम क्रूड में बहुत आसान है, टंग देख के, और एंटीम टार्ट में बहुत ज़्यादा म्यूकस, बलगम, रेटलिंग, तो इस तरीके से फिर आप अपने उसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। बट एंटीम क्रूड इज वन ऑफ द मेन रेमेडी अगर धूप के एक्सपोजर से कफ हो जाए, खांसी हो जाए, इन जनरल खांसी हो जाए वो भी, और वूपिंग कफ हो जाए वो भी। बच्चों को लेके आए, वूपिंग कफ हो गया, गर्मी का टाइम है, मार्केटिंग करने गई थी, गोद में लेके बच्चे को घूम रही थी, शायद धूप लग गई डॉक्टर साहब, और कोई आपको कारण नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कि हाँ ये लोग घूमे हैं बच्चे को लेके, उसको वूपिंग कफ हो गया। ठीक। और वूपिंग कफ आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक। तो फीवर, और फीवर के साथ अगर पेट दर्द हो तो एक्सर्शन की हिस्ट्री, उससे दिक्कत हो जाए, धूप में खांसी हो जाए, हाँ सनबर्न, टैनिंग हो जाए, धूप में घूमे और काला हो गया रंग बड़ी जल्दी, भाई ज़्यादा कोई घूमेगा तो सभी का हो जाएगा, लेकिन किसी किसी की स्पेसिफिक सेंसिटिविटी होती है कि हल्का सा भी गए और एकदम से काले काले दिखने लग जाते हैं। सनबर्न हो गया, सनबर्न की बेस्ट रेमेडीज में से है दिस एंटीम क्रूड, इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक। और फीवर का तो इसका ऐसा है, बुखार का, एंटीम क्रूड का, कि गर्मी किसी भी चीज़ से पैदा हो, एक्सरसाइज करने से भी लोगों को अगर बुखार आ जाए, एक्सरसाइज से हीट पैदा होती ना, कई लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज करने से भी अगर किसी को बुखार आ जाए, ठीक है ना, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटेस्ट एक्सरसाइज ही कर ली, थोड़ा सा रस्सी कूद लिए, थोड़ी सी जॉगिंग कर लिए, थोड़े से पुशअप्स लगा लिए, फीवर आ गया, एंटीम क्रूड इज द रेमेडी, इसको याद रख लेना। और ख़ास तौर से एक्सरसाइज स्पेशली इन द हीट ऑफ द सन, जैसे कि मैंने बताया, ओवर एक्सर्शन और एक्सर्शन इन सन। बल्कि डॉक्टर हैनीमैन अपनी क्रॉनिक डिजीज में एंटीम क्रूड की प्रूविंग के दौरान ये कहते हैं कि ही फील्स इल इन द हीट ऑफ द सन। जब वो धूप में रहता है तो उसकी तबीयत उसको अच्छी नहीं लगती। पेशेंट क्या बोलता है, धूप में जब जाता हूँ ना तो तबीयत ख़राब सी महसूस होती है, जी अच्छा नहीं लगता है, तबीयत अच्छी सी नहीं लगती है। जब पेशेंट ऐसा बोले, इसलिए वो धूप में जाना अवॉइड करता है। क्यों? डॉक्टर हैनीमैन इसकी प्रूविंग के दौरान बोल रहे हैं, और इसकी प्रूविंग बैक्टीरिया मेडिका प्यूरा में नहीं है, इसकी प्रूविंग डॉक्टर हैनीमैन की क्रॉनिक डिजीजेस में है। 2 बुक में उनकी प्रूविंग दी हुई है, एक तो उनकी मटेरिया मेडिका प्यूरा के वॉल्यूम्स में, और एक डॉक्टर हैनीमैन के क्रॉनिक डिजीजेस। तो क्रॉनिक डिजीजेस में एंटीम क्रूड की प्रूविंग है, उसकी प्रूविंग में डॉक्टर हैनीमैन एंटीम क्रूड की प्रूविंग में क्या बोलते हैं, ही फील्स इल इन द हीट ऑफ द सन एंड द वार्म एयर। गर्म हवा जब हो जाती है या धूप में जब जाता है तो तबीयत नासाज सी लगती है,
घर में भी बैठा, गर्मी बढ़ गई, हवा में गर्मी आ गई, बोले तबीयत अच्छी सी नहीं लग रही है जी, अच्छा सा नहीं लग रहा है, तबीयत अच्छी सी नहीं लग रही, ही फील्स इल। और क्या बोलते हैं, यहां तक इनने बोला है डॉक्टर हेनीमैन ने, और डॉक्टर हेनीमैन खुद प्रूविंग करके बोल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। आगे बोलते हैं डॉक्टर हेनीमैन, इवन विथ लाइट मोशन एंड वर्क, हल्का वर्क या हल्का काम भी कर ले, धूप में, तो भी तबीयत बिगड़ जाती है इसकी, या बिगड़ी हुई लगने लग जाती है धूप में। ठीक। और एक और स्पेसिफिक चीज अगर मिल जाए, डॉक्टर TF एलन अपनी एनसाइक्लोपीडिया में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में एक चीज और जोड़ देते हैं, एक चीज कभी अगर मिल जाए कि अगर किसी को धूप में एक्सर्शन करने से, धूप में एक्सरसाइज करने से, धूप में कोई मेहनत वाला काम कर लेने से, जैसे बच्चे खेल लिए ग्राउंड में, कोई अपने बगीचे में धूप में मेहनत कर लिया, कोई कहीं कुछ अच्छा चल फिर लिया, लंबा चौड़ा, है ना, थोड़ा सा मेहनत वाला काम कर लिया, और उसको बुखार आ गया, और बुखार आ गया तो साथ में बोल रहे हैं, बाकी और किसी ने नहीं बोला, डॉक्टर TF एलन अपने एनसाइक्लोपीडिया में बोलते हैं कि ही देन कंप्लेन्स ऑफ एक्सेसिव हीट इन द थ्रोट, गले में बहुत हीट फील होती है उसको, थ्रोट में अंदर, बोले डॉक्टर साहब गले में बहुत गरम गरम लग रहा है, या हीट, जैसे ग्लोराइन को सर पे हीट फील होती ना, सल्फर को हाथ और पैर के तलुओं में, लेकेसिस को पैर के तलुओं में, और अलग अलग जगह हीट फील हो सकती है। लेकेसिस का तो खैर ब्लड सर्कुलेशन ही बिल्कुल अराजक हो जाता है, कहीं पे भी कंजेशन हो जाता है और कहीं पे भी हीट फील होने लग जाती है। लेकिन एंटीमक्रूट को अगर हीट फील होती है फीवर के दौरान ज़्यादा, तो वो थ्रोट में, ऐसा डॉक्टर TF एलन अपनी एनसाइक्लोपीडिया में कहते हैं। जानकारी के लिए रख लो, कभी मिल जाए इमीडिएटली, गर्मी में किसी को तुम्हारे पास लाए, बुखार में है और बोल रहा है, नेचुरली आपको लगता है कि धूप में गया होगा, कोई और कारण नहीं बता रहा है, या गर्मी की वजह से इसको दिक्कत हो रही होगी, गले में बता रहा बहुत गरम गरम, यहाँ बहुत गरम गरम, बुखार तो लगता है ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट है, हीट ज़्यादा यहाँ लगती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, गला कितना गर्म है, बाकी जगह उतना गर्म नहीं है, देखिए ना, वो खुद बोलेगा गला कितना गर्म है। अरे ये नहीं बोला कि फीलिंग ऑफ हीट, क्या बोल रहे हैं, कंप्लेंट्स ऑफ एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा हीट इन द थ्रोट। ये एक स्पेसिफिक चीज है, आप याद रख लें, आपके काम आएगी। ठीक, सो शॉर्ट में आप याद रख लें, हीट ऑफ द सन, कफ एग्रावेशन, whooping cough aggravation, fever and overexertion in the sun, ये सारी चीजें। ठीक, बल्कि अगर आप निकालें सिंथेसिस रिपर्टरी में फीवर चैप्टर निकालें, फीवर के अंदर दिया है सन वॉकिंग इन, धूप में घूम लेने से, धूप में चल लेने से। कितनी रेमेडी है, एक ही रेमेडी दी हुई है, एंटीमक्रूट। खूब चलना हो गया था कल मार्केट में, धूप बहुत तेज थी, आमतौर पे तो मैं अपनी गाड़ी से इधर उधर जाना फील करता हूँ, लेकिन कल मेरा बेटा गाड़ी ले गया था, तो मुझे क्या कहते हैं, शॉप में कुछ लेने जाना था, तो मैं पैदल ही चला गया था, आमतौर पे जाता नहीं हूँ, और हमारे वहाँ से 2 किलोमीटर के करीब है वहाँ पे दूर, पैदल चल के आया था। तब से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, एंटीमक्रूट इज द रेमेडी। समझ में आ गई। और फीवर चैप्टर के अंदर ही देखो, सन हीट ऑफ इन द, धूप में बुखार आ जाना, सेकेंड ग्रेड में एंटीमक्रूट दी गई है 8 रेमेडीज के साथ। और सरदर्द अगर हो जाए तो
कैसे पहचानेंगे? धूप में जाने से सर दर्द हो जाए तो, क्योंकि अभी अपन ने बात करी नेट्रम कार को भी होता है, जेलसीमियम को भी होता है, बेलाडोना का भी होता है, अमाइलनाइट्रसम का भी होता है, ग्लोनाइन को भी होता है, एंटीमक्रूट को भी होता है, वैसे बहुत सारी रेमेडीज को होता है, एकोनाइट को भी होता है। तो कैसे पहचानेंगे? होम्योपैथी इज साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। कल ग्लोनाइन के लेक्चर मैंने बताया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। तो मैं भी इस चीज़ को था कि यार सन एक्सपोजर से हेडेक में रिपर्टरी में 66 रेमेडीज दी हुई हैं, एंटीमक्रूट वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी दी हुई है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि एंटीमक्रूट का हेडेक है? ढूंढते 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 ढूंढते, है ना। तो पहले गए डॉक्टर एलन के पास, डॉक्टर एलन ने कोई जवाब नहीं दिए। फिर गए TF एलन के पास, उनने कोई जवाब नहीं दिए। केंट के पास गए, ऐसे घूमते 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 पहुंचे डॉक्टर बोरिक के पास। फिर डॉक्टर बोरिक ने जवाब दिया। डॉक्टर बोरिक के कहते हैं एकिंग इन वर्टेक्स। डॉक्टर बोरिक के मटेरियल मेडिका में जब आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इसको जब सर दर्द होता है तो खास तौर से इसका जरूरत होता है वर्टेक्स में। आप पहचान जाएंगे कि इसको एंटीमक्रूट को हमको देना चाहिए। ठीक है, वेरी इफेक्टिव रेमेडी है। और जो मैंने बीट द हीट विद होम्योपैथी में जो एंटीमक्रूट का लेक्चर लिया था और ये जो सन एक्सपोजर से रिलेटेड लेक्चर लिया है, इन दोनों को अगर ध्यान से सुन लोगे और रिपीटेड एक्सपोजर कर लोगे, बड़ी फ्रिक्वेंटली काम आने वाली रेमेडी है ये। इस कंडीशन में जबरदस्त रेमेडी है, ठीक है ना। इवन कोई आके ये बोले कि भैया एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मित्र के पिताजी का देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी, तो उनकी मैयत में गए थे हम। तो वहां चिता जल रही थी, चिता के सामने खड़े हुए थे हम लोग। जब तक चिता नहीं जल गई आधे पौन घंटे वहां खड़े रहे, उसकी हीट लगती रही। उसके बाद आए तो रात में बुखार आ गया। इंजन हीट से बुखार आ गया, एंटीमक्रूट से ठीक हो गया, है ना। एक एक्सपीरियंस था तो मैंने बोला शेयर कर दूं। ज़्यादा से ज़्यादा नज़रिया आपके साथ में हो, जिससे आप ज़्यादा क्लियर तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव रेमेडी है इस वेदर में, धूप के इफेक्ट से, गर्मी के इफेक्ट से। इस पर अच्छे से ध्यान दें, बहुत काम आने वाली है इस वेदर में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी।